नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पर हम लोग के लिए लेके आए हैं हिंदी का जो आपका जो पेपर आया था आज के दिन, वो हम लोग पूरा सॉल्विंग लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बहुविकल्पी देख लेते हैं, देन आपके आता लघु उत्तरी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला हमारा बहुविकल्पी दिया गया है वो दिया गया कि काव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया था कि काव्य को दोनों भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 जितने भी साथी लगा करके आए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि पठन का अर्थ हो जाएगा। तो पठन का अर्थ यहाँ पर सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक है ना। पठन का हो जाएगा, पठन का अर्थ हो जाएगा सस्वर और मौन वाचन दोनों हो जाएगा, यानी 3 नंबर हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या है। तो मौन वाचन का उद्देश्य जो होता है कि वाचन की गति का विकास भी होता है, देन आपका पठित सामग्री का अधिग्रहण भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब यहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो हमारा 4th नंबर दिया गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को आदि में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। अगला हो जाएगा 5 नंबर हमारा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहते हैं तो सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं साथियों? सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, समास किसे कहते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ था, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था कि समास आखिर आपका होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है कि 2-3 शब्दों से सम्मिलित से नए शब्दों की रचना की जाती है, इन शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहा जाता है। और समास आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही लिखना था कि समास क्या होता है, बस आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं, ठीक है ना। मौलिक लेखन क्या होता है और मौलिक लेखन हम आखिर किसे कहते हैं। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा डाउटिंग क्वेश्चन है कि जो मौलिक होते हैं, यानी कि इसमें क्या कहा जाता है, स्कूल जैसे संस्थाएं बच्चों के मौलिक लेखन को बढ़ावा देने की बजाय एक खास किस्म की शैली प्रदान की जाती है जो कि बच्चों को अपनी नहीं होती, ठीक है ना। तो यही प्रकार से होता है कुछ जो होता है कि मौलिक लेखन जो होता है वो बच्चों से संबंधित होता है मौलिक लेखन। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट आता है लिंग के, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि लिंग किसे कहते हैं। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार लिंग होता क्या है, लिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त कुछ पेपर आपका सभी का आया था, सारा कुछ आपका पढ़ाया हुआ ही आया था। तो लिंग किसे कहते हैं, यानी लिंग शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ क्या होता है? चिन्ह, ठीक है ना। यानी जिस शब्द के माध्यम से नर व मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप में पुरुष तत्व अथवा स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग तो आपको पता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा लिंग ही बताना था। अब यहाँ पर आता है हमारा गद्य और पद्य में अंतर बताइए, यानी गद्य क्या होते हैं और पद्य क्या होते हैं, यानी गद्य और पद्य में आपको अंतर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं ये हैं कि गद्य और पद्य में अंतर, यानी गद्य के वाक्यों में क्या होता है कि विराम इत्यादि नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में क्या किया जाता है, इन नियमों का कोई भी बंधन नहीं होता है। किसमें? पद्य में। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि पद्य में गति लय व विशेष भूमिका होती है। गति व लय की जो होती है वो विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में क्या होता है, लय की और क्या बोलते हैं उसको, गद्य में लय की कोई भी भूमिका नहीं होती है। और पद्य में क्या होता है, पद्य रचना छंदबद्ध और छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में क्या होता है, छंद का कोई भी उपयोग नहीं होता। तो ये हो गया दोस्तों क्या हमारा गद्य और पद्य में अंतर, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पर आता है कि वाक्य किसे कहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था आपका, क्या वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होता है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। पर आपको सिंपल सी परिभाषा लिखनी थी भैया कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है, ठीक है ना। वाक्य क्या होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपके उदाहरण के लिए सत्य से विजय होती है, ठीक है ना, ये वाक्य हो गया हमारा। तो वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं साथियों? वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया ना आपका वाक्य भी। उसके बाद आता है हमारा कि काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपका ये। तो ये दोस्तों जो आपका क्वेश्चन था ये तो यार बहुत ही आसान था कि काल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सभी को पता है यार काल की कितनी अवस्थाएं, ठीक, मतलब ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लघुत्तरी क्वेश्चन पे चलते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन अपना देखते हैं यहाँ पर कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। तो ये तो आपको पता ही है ना, कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास क्या होता है और इसको उदाहरण सहित लिखना। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कर्मधारय समास, यानी कि इस समास पद में क्या होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जो पहला पद होता है वो विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे कि आपका कर्मधारय समास में आपका आ जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया कि नीलकंठ, ठीक है ना, नीलकंठ, नीलकमल आ गया, ठीक है। नीला विशेष हो गया और जो कमल हो गई वो आपकी संज्ञा हो जाती है। इस तरह क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा क्या साथियों, कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना, कर्मधारय समास।
और भी अगर आप लोगों ने पवन की सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पवन सीरीज से छाप दिया गया है, ठीक है ना। और उसी में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे पीताम्बर आ गया, नील गगन आ गया, चंद्रमुख आ गया, महापुरुष आ गया, जैसे महान है जो पुरुष, लौह पुरुष आ जाए, लोहे जैसे शक्तिशाली पुरुष, ये आ गया पीताम्बर यानी पीला है जिसका अंबर, नील गगन यानी नीला है जिसका गगन, इस तरह के जो हमारे आ जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये इसमें होता ये है कि समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन जो पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। उसके बाद कहानी या लोक कथा सुनकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है, ये भी बहुत आसान था, इसको आपको लिखना था। वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपका ये भी, ठीक है ना। लेकिन मतलब कुल मिला के आप लोगों ने जितना पढ़ा है बस उतने में से ही आया है, बिल्कुल भी आपका बाहर से नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में किन विरामों का प्रयोग किया जाता है संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। उसके बाद यहीं पर आपका आ जाता है लिखित अभिव्यक्ति को मुख्य साधन कौन कौन से विभिन्न भेदों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के पेपर बहुत ज़बरदस्त था साथियों, और आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा, ठीक है ना। और ये जो आपका एक 16 नंबर क्वेश्चन जो बनता है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है तो साथियों, क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है ये भी साथियों। बस क्या होता है कि आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यानी कि हिंदी में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो विराम चिन्ह आपको पता ही है साथियों। क्या पता है, विराम चिन्ह तो सबको पता है कि विराम चिन्ह हम कौन कौन से प्रयोग करते हैं। जैसे कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह का अर्थ पहले लिख लेना था आपको। उसके बाद इसकी विवेचना के लिए आप इसको अर्थ लिख लेना था, यानी कि अर्थ में क्या लिखना था कि विचारों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं। बीच बीच में हम सांस लेने या रुकने के लिए किसी कथन पर बल देने या आरोह या अवरोह लेकर के क्षणिक रूप में अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसी के लिए हम करते हैं। मतलब पूर्ण विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है, थोड़े क्षण के रुकने के लिए किया जाता है, मतलब सांस लेने के लिए किया जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें कौन कौन से विराम आते हैं। जैसे पूर्ण विराम जिसे हम क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। उसके बाद कॉमा कहते हैं, अल्प विराम को कहते हैं, अर्ध विराम होता है, प्रश्न सूचक विराम होता है, विस्मयादिबोधक होता है, अल्प निर्देशक रेखा होता है। मतलब इस प्रकार के होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है ना। तो और भी हमारे होते हैं, जैसे कि इसी के अंतर्गत हमारा योजना एवं समास के लिए लगा देता है। जैसे हम डैश के नाम से जानते हैं, विवरण चिन्ह होता है, कोष्ठक होता है, योग चिन्ह होता है, समता चिन्ह होता है, अंत्य होता है, लोप अथवा हस्तपद होता है। मतलब काफ़ी सारे होते हैं, ब्रैकेट होता है, कोष्ठक होता है, सब कुछ इसी में होता है, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के पेपर आपका बहुत ज़बरदस्त आया था दोस्तों। और आप लोगों का जो इंग्लिश का पोर्शन था वो भी बहुत ज़बरदस्त आया हुआ था, ठीक है ना। इंग्लिश का भी पोर्शन सारा कुछ आपका पढ़ाया हुआ आया था, बिल्कुल भी बाहर से नहीं आया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इससे आप गेन कर सकते हो कि हमने कितने नंबर प्राप्त किए, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।